ठीक है मुमताज भाई, आप अब ये बताएं कि अगर कोई डीएचए का पेपर देना चाहता है, डीएचए की प्रिपरेशन करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो वो कहाँ से पढ़े। मैंने देखा कि कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो डीएचए के नोट्स बनवाता हो, डीएचए की स्टडी कराता हो पूरे यूट्यूब में। आपका चैनल जाकर मैंने देखा कि वहां पर आपने काफी अच्छे से आपने वीडियो अपलोड कर रखी है, एक एक चीज आपने अच्छे से उसमें समझा रखी है, बता रखी है। बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ाया है अपने चैनल पे लोगों को। फिर भी लोग आपके चैनल पर लोगों ने इतना कम सपोर्ट किया है। शुक्रिया शाहबुद्दीन भाई, इतना प्रेज करने के लिए, इतनी तारीफ करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे क्लासेस वाले अच्छे नहीं पढ़ाते, अच्छे पढ़ाते। कोई कोई आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, कोई कोई डायरेक्टली आपको नोट्स देते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाते। ऑफकोर्स अच्छे से पढ़ाते भाई, आपसे पैसा ले रहे, आपको पास होने की गारंटी दिला रहे। तो कैसा है कि आज के टाइम में देखो ऐसा हो गया है, सपोर्ट की बात तो मैं ये नहीं करता हूँ कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी देखना शुरू किया, मुझे सपोर्ट करना शुरू किया है। ठीक है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग जुड़ चुके हैं हमसे। तो बात ये नहीं है कि कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बात ये है कि मैं कितने अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, और लोगों का सपोर्ट तो आहिस्ते आहिस्ते मिल ही जाएगा अगर मैं सही ढंग से पढ़ा रहा हूँ। अभी कैसा होता है कि हम ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं, ठीक है, 0 पैसे पे, ठीक है, तो सबको ये लगता है कि भाई क्या ही दिया होगा इसने आउटपुट। ओके, तो सब ये बात देखिए, ऐसा नहीं है कि उन लोग गलत सोचते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा अपनी बेनिफिट के लिए सोचे, सिर्फ स्टूडेंट्स ही क्यों, मैं भी अपने लिए बेनिफिट के लिए सोचूंगा। ठीक है, बट ये लेक्चर बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि क्योंकि जब मैं लेक्चर के लिए जब क्लासेस ढूंढ रहा था तो मुझे मिल नहीं रहे थे, और जब मुझे मिला किसी ने तो वो भी अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। तो मैंने क्या किया, जो उन्होंने जो पढ़ा है वो, और प्लस मैंने कुछ बुक्स रिफर किए वो, तो सबको कंबाइन करके मैंने ये लेक्चर बनाए हैं ताकि स्टूडेंट को इसमें आसानी हो। और इसमें इतना आसान लैंग्वेज में, मतलब इतना, मतलब हिंदी में मैंने पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, ये सोच के कि ये जो व्यूवर्स जो है मोस्टली हमारे यूपी के हैं, बिहार के हैं, जिनको इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, या फिर समझ में तो आता है बट उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, इसलिए उन लोग रट्टा मारने के लिए लग जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता था, इसके लिए मैंने इसे हिंदी में बनाया ताकि सब लोग अच्छे से इसे समझ पाए और अच्छे तरह देखिए, क्योंकि आपको भले से एग्जाम इंग्लिश में देना हो बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। इसलिए उस लैंग्वेज को या फिर उस क्या कहते हैं वो बैरियर तोड़ने के लिए हमने ये लेक्चर बनाया। और ये बनाने का एक रीजन ये भी था कि ऑलरेडी बच्चे इतने पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, फीस मतलब आपके डीएचए के लिए, डेटा फ्लो के लिए, और क्या क्या नहीं इसके लिए डाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कम से कम बच्चों का अगर 10,000, 15,000, 20,000 अगर बच सके मेरे ये लेक्चर बनाने से, तो क्यों ना बचाया जाए। तो ये लेक्चर बनाने का मकसद ही ये था कि इसे हम स्टूडेंट तक पहुंचाए और इसे फ्री में, मतलब कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके कम से कम दाम में। ठीक है, दाम मतलब हम तो 0 ही पैसा ले रहे, बट यह है कि लोग इन्हें देख रहे और इन्हें समझ में भी आ रहा है। ठीक है, और देखिए फ्री में कोई भी, आज के टाइम में फ्री में कोई भी चीज मिलती है तो उनको ये लगता है कि भाई चीज काम की नहीं है। ठीक है, और पता नहीं ये एग्जाम में आएगा भी कि नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स यकीन मानिए ये मैंने यही पढ़ाई किया है, और मैंने और भी कुछ नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे आपको तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा अपने सब्सक्राइबर से कि इनके चैनल पर जाएं, इम्तियाज भाई के चैनल पर, और देखें कि बहुत ही अच्छे से इन्होंने पढ़ाया। ये पढ़ाई आपको किसी कोचिंग सेंटर में पैसे देकर भी आप नहीं पढ़ सकते, जहां इन्होंने फ्री में आपको दे रखा है। तो आप इनके चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और मेंशन भी हमने कर रखा है हमारे टाइटल में। अब बात करते हैं इम्तियाज भाई, ये बताएं कि एग्जाम वगैरह का और डाटा फ्लो वगैरह का जो खर्च होता है वो कितना होता है, इन सब चीजों में कितना खर्च हो जाता है। देखिए इसका अगर खर्चा अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम 80,000 तक आपका जाता है। ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम फीस इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद में फिर आपका जो डेटा फ्लो का जो भी खर्चा है, यानी कि पीएसपी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपका। उसके बाद में फिर आपका डेटा फ्लो का प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि कैसा होता है कि जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, उस हिसाब से खर्चा आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका खर्चा रहेगा आपका ऑलमोस्ट 70,000 तक। अगर आपने डिग्री भी किया, डिप्लोमा प्लस डिग्री किया, तो आपका 80,000 तक का खर्चा चले जाता है। अगर आपने एमफार्म को भी आपको ऐड करवाना है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं ऐड करवाए तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है कि आपने जो समझो फॉर एग्जांपल 2 साल आपने अगर एमफार्म किया तो उससे बेहतर कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस शो करें बीफार्म के बाद में, क्योंकि यहाँ पे आप एमफार्म करके आओ या फार्म डी करके आओ या जो भी है, अगर आपको रिटेल में काम करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बीफार्म का शो करें और 2 साल का आप एक्सपीरियंस शो करें उधर पे। ठीक है, तो इसमें आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 2 साल, क्योंकि नहीं तो फिर आपका एमफार्म के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, समझ में, अगर आप वो 2 साल ये करते हो तो इसमें बेनिफिट आपका यही हो जाएगा कि आपका 2 साल वहां पे बच जाना है। ठीक है, तो टोटल खर्चा आपका ऑलमोस्ट 70 to 80,000 लग जाता है, जिसमें आपका एग्जाम फीस, आपका डेटा फ्लो, आपका पीएसपी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपका ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, तो ये सब आ जाता है उसमें। ठीक है इम्तियाज भाई, आप ये बताएं
कि दुबई अगर कोई जाता है, शिफ्ट होता है, वहां पर जॉब करता है, तो उसका खाने का, रहने का और उसका क्या खर्चा आ जाता है वहां पर? अगर फैमिली है तब क्या खर्चा आता है, सिंगल है वो तो तब क्या खर्चा आता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। असल में मेरे बहुत से व्यूवर्स जो है मैरिड हैं, जो 30 प्लस है, ठीक है, 28 से 30, 28 प्लस ही पकड़ के चलते हैं कि ये है। और मैं उन्हें जवाब तो दे रहा हूं, बट कैसा कि इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। और अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया, ताकि ये सवाल से ही बाकी सभी स्टूडेंट्स के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रहने की बात, जो एक बैचलर है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो खर्चा आता है यहाँ पे, जो टोटल खर्चा आएगा, तो वो ऐसा होगा कि आपका जो बेड स्पेस है 500 से 600 के बीच में आ जाएगा आपको। इन दुबई की बात करें, ठीक है। शारजा का रहेगा तो वो अलग रहेगा, और अबू धाबी की बात है अगर तो वो अलग रहेगा। बट अभी हम लोग अगर दुबई की बात करते हैं, तो दुबई में ऐसा है कि रहने के लिए जो खर्चा आता है वो ऑलमोस्ट आता है आपका 1500 रहने का खर्चा आएगा। और अगर आप खाना नहीं बना रहे हैं तो खाने का अलग से खर्चा आपको 300 350 आ जाए, जिसमें आपको 3 टाइम का खाना मिल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगेगा वो आप पे डिपेंड करता है। जब आप इनिशियली जब जॉब ढूंढने आते हैं तब आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाती है, बट एक बार आपको जॉब मिल जाता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि जहां पे जॉब है वहीं पे शिफ्ट हो जाए, ताकि आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बचे और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी बचे, ठीक है। और ये एक अच्छा सोच है, और मेरे हिसाब से वैसे ही होना चाहिए कि जहां पे आपका जॉब है वहीं पे आप रहना स्टार्ट कर दे। 2 रुपए भले से महंगा देना पड़े चलेगा, बट कैसा है कि आप सुकून से रहेंगे और सुकून से खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये रह गया खर्चा आपका एक बंदे का जब वो जॉब ढूंढने आता है। पर जब उसका जॉब मिल जाता है उसके बाद की अगर खर्चे की बात करें तो मैक्सिमम ले दे के आपका 1000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें भी आपका कुछ 100-200 रुपया और बच जाना है। तो अगर आप मतलब जॉब मिल गया तो आपका 1000 मैक्सिमम पकड़ के चलिए, बाकी ऊपर का पैसा आप पूरा बचा सकते हैं। और अगर मैं एक फैमिली मैन की अगर बात करूं तो कैसा है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि आप इनिशियल डेज में तो नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी 5000 नहीं है, ठीक है। अगर आपकी 5000 सैलरी हो जाती मिनिमम, तो उस केस में आप अपने फैमिली को बुला सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आपकी फैमिली को स्पॉन्सर करना है ऑन योर वीजा, तो उसकी में आपका जो सैलरी है 5000 कम से कम होना चाहिए। बट आप अगर उसे अपने वीजा पे नहीं बुलाना चाहते और एज अ विजिट वीजा बुलाना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें जो खर्चा आएगा वो ऐसा आएगा कि आपका रूम का रेंट जाएगा ऑलमोस्ट 2500 के आसपास आ जाएगा। लाइट बिल का खर्चा आप 300-400 रुपए पकड़ के चलिए, और उसके अलावा खाने पीने का 1000-1200 रुपए वो पकड़ के चलिए। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 4000 से 4500 के बीच में आपका खर्चा रहेगा, जिसमें आपकी फैमिली आराम से रह सकती है। आप मतलब कैसा है कि इसमें आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं, कि मतलब 2-3 BHK किसी की होती है, उसमें आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं, या फिर आप अपना स्टूडियो फ्लैट लेके भी रह सकते हैं, ठीक है। तो आप एक मोटा मोटी 4500 से 5000 के बीच में आप ये पकड़ के चलिए कि आपको इतना खर्चा आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आपका आने जाने का जो खर्चा रहेगा वो आपको ये आएगा कि आपका आने जाने का खर्चा, मतलब आपकी सैलरी अगर 5000 के आसपास अगर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एज अ फैमिली के साथ आप सर्वाइव कर जाएंगे। बट आपकी सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। सेविंग आपकी रहेगी 0। बट अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप ये सब पैसा सेव कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यही होगा कि आप अपनी सेविंग पहले स्टार्ट करें, और एक बार आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 6000 to 6500 हो जाता है, जो हो ही जाता है ऑलमोस्ट 4 साल में, 3-3.5 साल में हो ही जाता है, तब आप अपनी फैमिली को बुलाने की कोशिश करें, तो आपके लिए भी एक बेनिफिशियल पॉइंट रहेगा ये। ठीक है इम्तियाज भाई, अब आप ये बताएं कि कितने अटेम्प्ट इसके दे सकते हैं? कोई बंदा अगर एग्जाम देता है, वो मान लो एक बार फेल हो जाता है, तो वो और कितने अटेम्प्ट दे सकता है? देखिए ऐसा है ना कि अटेम्प्ट की बात अगर किया जाए तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट है आपके पास, अब 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाते हैं। 90% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसा सिनारियो होता है जहां पे आपको सेकेंड तक जाना पड़ता है, ठीक है। और कोई कोई हो सकता है कि जो थर्ड अटेम्प्ट तक भी जाए, बट डरने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं हुए तो आपने से क्या गलती किया, या फिर आपसे क्या क्वेश्चंस छूटे वहां पे, आप कौन से आंसर को डायरेक्ट तुक्का मार के आए वहां पे, जो आप आंसर आप क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप अगर इस चीज पे अगर ध्यान दिया ना, थोड़ा भी अगर आपने इस पे ध्यान दिए, तो 100% मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सेकंड अटेम्प्ट में इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है इम्तियाज भाई, अब आप ये बताएं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्यों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं जब कोई डीएचए का एग्जाम फिल करना चाहता है, एग्जाम बुक करना चाहता है, या फिर डाटा फ्लो करता है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में कुछ ज्यादा नहीं लगता है, बट एक 12th का बोर्ड सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में जो आपका डिग्री का जो सर्टिफिकेट आया होता है, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट एक लगेगा। उसके बाद में फिर आपका लगेगा आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका रिजल्ट्स लगेंगे सभी ईयर्स के, अगर आपने सेमिस्टर वाइज दिया तो सभी सेमेस्टर के, अगर आपने ईयर वाइज दिया तो सभी ईयर्स के, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा आपका।
फार्मेसी काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा आपका, वो एक सर्टिफिकेट लगेगा। फिर वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो लगेंगे। उसके बाद में पासपोर्ट का आगे का और पीछे का कॉपी लगेंगे। बस इतना ही है। अगर आपको फिर भी अगर चाहिए तो मैं आपको एक स्क्रीन, मतलब आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट भेज दूंगा, तो आप उसे अपने स्क्रीन पे लगा के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब लोग उसको देख के रिफर कर ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही से दिए हैं, और जो छूट गए इंशाल्लाह उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है इम्तियाज भाई, आपने काफी अच्छे से समझाया, काफी अच्छे से बताया। एक बार मैं फिर आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला इतना, क्योंकि आप जो वहां पर जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही बिजी रहते हैं, बट आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच।